एक एक करके सब लाउंज से चले गए थे। पुप्पो ने अलबत्ता जाते हुए अफसरदा निगाहों से जिहान को देखा था। ये सब क्या था जिहान? वो शायद कोई गलत सीढ़ी उठा लाया था। उसे शाह ने उचकाए। जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं, तुम्हारा हाथ है इसमें, पता है मुझे। वो झिड़क कर कहती हफ्की से बाहर निकल गई। इस सारे में वो पहली बार हया की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो सीधा दीवार से लगी खड़ी थी। जिहान को अपनी तरफ देखते पाकर उससे निकाब खींच कर उतारा। उसका चेहरा लट्टी की माने सफ़ेद पड़ रहा था। और तभी जिहान ने देखा। अल्लाह अल्लाह, ये तुमने क्या किया? ये तुमने कैसे किया जिहान? एकदम आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरने लगे। वो परेशानी से जिंजर ब्रेड के मलबे को देखता उसका आया। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने, ये क्यों तोड़ा? जिहान, हया ने लबों पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोका, मगर आंसू बहते जा रहे थे। मैं डर गई थी। तुम जानते थे ना कि वो वीडियो वलीद के पास है? मलबे से निगाह हटाकर जिहान ने गहरी सांस लेते हुए हया को देखा। दरीन क्यों, मैं तुमने 2 दफ़ा कहा था कि अगर कोई तुम्हें गाड़ी के तले कुचल दे तो 2 दफ़ा कही गई बात की कोई वजह होती है। मैंने यहाँ आते ही मालूम कर लिया था सब। तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया, सो मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें परेशान नहीं, उससे बोला नहीं जा रहा था। हया, आपके अपने और किस लिए होते हैं? और मुझे कब तुमने परेशान नहीं किया? एक दफ़ा मस्जिद करने में हर्ज ही क्या था? अगली दफ़ा मुझ पे भरोसा करके देखना। मगर इरम, उसकी तो बहुत। जिहान के जबड़े की रगें तन गईं। उसका जिक्र मत करो। जब इंसान कुछ गलत करता है तो उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ता है। आज किसी एक ने तो रुसवा होना था, मगर मैंने एक लड़की से वादा किया था कि जन्नत के पते थामने वालों को अल्लाह रुसवा नहीं करता। मुझे अपना वादा निभाना था। फिर उससे टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस को देखा। तुम कब जज्बात में आकर चीज़ें फेंकना छोड़ोगी लड़की? साथ ही वो नूर बानो को आवाज़ देने लगा ताकि वो जगह साफ करी जा सके। आई लव यू जिहान, आई रियली लव यू। वो रोंदी हुई आवाज़ और फरत मसरत रोने और मुस्कुराने के दरमियान बोली थी। और जिहान ने चौंक कर उसे देखा, फिर दाएं बाएं। मेरी बचपन की सहेली ठीक कहती है, इस घर में सब बहुत इंटरेस्टिंग है। वो छुरछुरी लेकर आगे बढ़ गया। नूर बानो उसी तरफ आ रही थी। हया यूं ही अबाया में मलबूस लाउंज के सोफे के गद्दे पर बैठी और मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया। हथेली से आंसू पोंछते उससे फ़ोन कान से लगाया। डॉक्टर इब्राहिम, मैंने वो पहेली हल कर ली। वो मुड़कर चौखट पे पंजों के बल झुके बैठे जिहान को देखते हुए बोली, जो नूरबानो के साथ जिंजर ब्रेड के टुकड़े उठा रहा था। अच्छा, क्या मिला आपको फिर? दूसरी जानिब जैसे वो मुस्कुराए थे। आयते हिजाब सूरह एहज़ाब में नाजिल हुई है। मैं बताती हूँ आपको हिजाब और जंग एहज़ाब की ममासलत। वो रूंधी हुई आवाज़ में कह रही थी। मैं बताती हूँ आपको कि जंग एहज़ाब में क्या क्या है। जंग एहज़ाब में गिरोह भी हैं, बनु करीज़ा भी है, खंदक भी है, सर्दी और भूख की तंगी भी। 3 तरफ खंदक तो एक तरफ घना दरख्तों का साया और मजबूत चट्टान भी जो खामोशी से आपको सपोर्ट करते हैं। उससे जिहान की पूछ को देखते हुए कहा। वो अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए टुकड़े प्लेट में डाल रहा था। उसकी जीन्स की जेब में एक सीढ़ी झलक रही थी। लेकिन अगर जंग हिसाब में कुछ नहीं है तो वो जंग नहीं है। ये वो जंग है जिसमें जंग होती ही नहीं। इक्का दुक्का इंफरादी लड़ाइयों को छोड़कर असल जंग हथियारों से लड़ी जाने वाली है। जंग जिससे कभी एक रात तूफान आता है और दुश्मनों के अपने हेमों की हवा उखड़ जाती है। उनकी हांडियां उन पर ही उलट जाती हैं और वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे मेरी एक छोटी सी दोस्त से यही बात कही थी कि ये जंग जीता कौन था। तब नहीं समझी मैं, अब समझी हूँ। जंग नहीं, वो लड़ाई की बात कर रही थी। लड़ाई जो इस जंग में होती भी नहीं है। आपको सब्र और इंतज़ार करना होता है। किसी को एक दिन, किसी को एक माह और किसी को कई साल और फिर एक दिन। अब बगैर कुछ खोए, बगैर किसी महाज पे लड़े, बगैर किसी नुकसान के अचानक से वो जंग जीत जाते हैं। यही बात थी ना सर? मेरे ज़हीन बच्चे, मुझे आप पे फ़ख्र है। वो बहुत खुश हुए थे। दया ने डुबडुबाई आंखों से उस गरीब आदमी को देखा जो अभी तक अपने पैसे ज़ाया होने पे अफसोस कर रहा था। चीज़ें कीमती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। उनका क्या अफसोस करना। अब उन दोनों को जिंजर ब्रेड के घरों को भूलकर रिश्तों और इत्मीनान से बना घर कायम करना था। सुबह करीब थी, उनकी सुबह। वो पॉलर की ड्रेसिंग मिरर के सामने कुर्सी पे बैठी थी। वो ब्यूटिशियन लड़की महारत से उसका आई शेडो लगा रही थी। उससे अपना ग्रे और सिल्वर फ्रॉक पहन रखा था। बाल वगैरह अभी बनाए नहीं थे। ऊंचा जूड़ा बनाएंगी क्या?
ब्यूटिशियन ने आई शेडो को आखिरी टच देते हुए पूछा था। हया ने आईने में चेहरा दाएं बाएं करके आंखें देखी। अच्छी लग रही थी। फ्रेंच नोट बना दो। ऊंचे जूड़े में तो नमाज नहीं होगी और 2-3 नमाजें तो फंक्शन के दौरान आ जाएंगी। आज ना पढ़े तो खैर है। लड़की उकताई थी। अपनी खुशी में अल्लाह को नाराज कर दूं? उसे नफी में सही लगा। अच्छा, नेल पॉलिश लगानी है या नकली नेल्स? कुछ भी नहीं, बार बार वजू के लिए उतारूंगी। कैसे? उससे साथी से उल्टा सवाल किया। ओहो, अच्छा, नकली पलके तो लगा दो ना। अल्लाह को बुरा लगेगा। आपने आईब्रोज भी नहीं बनाई, थोड़ी सी नीट कर दूं? अल्लाह ताला को और भी बुरा लगेगा। लड़की के सबका पैमाना लबरेज हो गया। वो घूमकर उसके सामने आई। आप कहीं अलहुदा की तो नहीं है? आया हंस से। नहीं, मैं बस एक मुसलमान लड़की हूँ और ये सोच रही हूँ कि जब मैं तुम्हें अपना दुपट्टा सेट करने को कहूँगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। मुझे सोच कर ही महसूस हुई। लड़की ने अजनबी से उसे देखा। क्यों? पहले मेकओवर मुकम्मल करो, फिर बताती हूँ। मजे से कहती उसे दोबारा सर कुर्सी की पुश पे टिका दिया। ब्यूटिशियन लड़की जज्बत सी होकर आई शेडो किट उठाए फिर से उसके सर पे आ खड़ी हुई। और जब हया ने उसे दुपट्टा अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने को कहा तो उसका मुंह खुल गया। घूंघट? कौन निकालता है घूंघट? आप क्या बात कर रही हैं? मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत नीचे तक निकालो, बस थोड़ी तक आए। नीचे वैसे ही बंद गला है। उससे आईने में खुद को देखते हुए लापरवाही से कहा था। तो आपका चेहरा तो नजर ही नहीं आएगा। और लड़की परेशान हो गई थी। तुम निकाल रही हो या मैं खुद निकाल लूं? और ब्यूटिशियन के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा ना था। उससे कोई उम्मीद नहीं थी। वो जल्दी से दुपट्टा सेट करने लगी। उससे अब्बा से बहुत कहा था कि मिक्स गैदरिंग ना रखें, फोटोग्राफर सा हूँ, मगर अब्बा और अम्मा ने एक ना सुनी। हया, मैं तुम्हारे दुपट्टे और पर्दे का कोई इशू नहीं सुनना चाहती। अम्मा तो बाकायदा बेसार हो गई थी। हया जानती थी कि उसके सामने वो कभी इतराफ़ नहीं करेंगी कि वो उसके पर्दे से दिल से राज़ी नहीं, मगर क्या फ़र्क पड़ता था। उससे अपनी क्लास फेलो उससे पूछा, हिजाबी लड़कियां दुल्हन बनते हुए क्या करती हैं? कोई नाराज़ भी ना हो और वो हिजाब भी कैरी कर ले। जितने ऑप्शंस नज़र आए उनमें सबसे बेहतरीन यही था, घूंघट। और फिर नीचे से दुपट्टा इतना फैला कर लिया हो कि सतरपोशी का फ़र्ज अदा करे। अब कोई उसकी तस्वीरें खींचे या नहीं उसे परवाह नहीं थी। मैरिज हॉल में जब उसे ब्राइडल रूम से लाकर स्टेज पर बिठाया गया तो सना उसकी एक तरफ आ बैठी थी। आज के लिए सना उसकी असिस्टेंट थी। अपनी तरफ से तस्वीर खींचने वालों को मुसलसल मना कर रही थी। हया आपा पर्दा करती हैं, प्लीज़ फ़ोटोज़ मत खींचे। या अगर कोई उसे घूंघट पर बोलता तो वो जवाब भी दे रही थी। आपा क्लासिकल दुल्हन बनी है और वो घूंघट नहीं उठाएंगी। कोई चच्ची, मामी, खाला साथ आकर बैठती, फिर ज़रा सा घूंघट उठाकर चेहरा देखती, सलामी देती, तारीफ करती या जो भी। सब ऐसा था जैसे अमूमन मेहंदी की दुल्हन का होता है। उसका ग्रे फ्रॉक पैरों तक आता था, घेरे पे काफ़ी काम था, घूंघट थोड़ी तक गिरता था, नीचे दुपट्टा यू की शक्ल में फैलाकर सामने डाला था। आस्तीन पूरे थे और वो सर झुका कर नहीं बैठी थी, वो गर्दन उठाकर पूरे इत्मीनान के साथ बैठी थी। हर पास आकर बैठने वाली आंटी से बड़े आराम से बातें कर रही थी। लोग बुरा तब मानते हैं जब दुल्हन अकड़ कर बैठे। अगर वो होश मिजाजी से बात कर रही हो पूरे इत्मीनान के साथ तो लोग भी नरम पड़ जाते हैं। अलबत्ता कहने वाले तो कह रहे थे, ये क्या किया, मेकअप तो छुप गया, खराब हो गया होगा तभी ये किया, नाटक ड्रामे। मगर वो अब उस मुकाम पे थी जहाँ ये सब बातें सानवी महसूस होती थी। मुश्किलें बहुत पढ़कर भी आसान हो जाती हैं। जिहान उसके साथ आकर बैठा तो बहुत धीरे से बोला था। साबित हुआ कि तुम कुछ चीज़ों में वाकई बहुत स्मार्ट हो। बस यही एक फिक्रा कहा उससे। फिर वो जल्दी से उठ गया। उससे यूँ मरकज़ से निगाह बनकर बैठना कबूल नहीं था। बदतमीज़ ना हो तो वो फिर खुद भी ज़्यादा देर स्टेज पे नहीं बैठी और वापस ब्राइडल रूम आ गई। ये नताशा का दिन था। अब नताशा को पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए थी। खैर वो पूरी तवज्जो ले भी रही थी। साड़ी की पुष्प पर ज़बरदस्ती उससे पल्लू डाला हुआ था, मगर वो रोहेल का बाजू थामे मेहमानों के दरमियान हंसी बोलती घूम रही थी और फातिमा को होल उठ रहे थे। जिहान भाई कह रहे हैं वो इधर आ जाए। सना ने उसको आवाज़ दी। वो जो ब्राइडल रूम में बैठी घूंघट पीछे गिराए लिपस्टिक ठीक कर रही थी, चौंक कर पलटी। क्या वो आ रहा था उससे मिलने? उसका दिल जोर से धड़का। हाँ, बुला लो। वो और सना अकेले ही तो थे। अचानक सना बाहर चली जाएगी
और वो दोनों कम से कम बात तो कर सकेंगे। 2 दिन से तो वो नज़र ही नहीं आया था। ज़रा सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खोलकर जिहान अंदर दाखिल हुआ। स्याह डिनर सूट, बाल पीछे किए, बिल्कुल जैसे वो मेट्रो में लगा था पहली बार। अब भी हैंडसम लग रहा था, बल्कि नहीं, हैंडसम इडियट लग रहा था, क्योंकि वो जो मुंतज़िर सी खड़ी थी लबों पे ज़रा सी मुस्कुराहट लिए, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जिहान के साथ वो सोबर और सादा लंबी सी सानिया भी थी। हया, माय वाइफ। और हया, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कोलीग भी है, सानिया। बहुत तहज़ीब और शाइस्तगी से वो दोनों का तारुफ करवा रहा था। बहुत खुशी हुई। सानिया उसी सोबर सी मुस्कुराहट के साथ आगे आई और मसाफ़े के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने बामुरवत मुस्कुराते हुए हाथ थामा और मिलाकर छोड़ दिया। फिर एक शाख की नज़र जिहान पे डाली। वो बस इसलिए उसके पास आया था, बदतमीज़। बस तुम्हें मिलवाना चाह रहा था सानिया से। इनके हस्बैंड दोस्त है मेरे। जी, उनसे तो बहुत दफ़ा मिल चुकी हूँ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली थी। जिहान ने बेसाख्ता माथे को छुआ। अच्छा, हमाद ने नहीं ज़िक्र किया? सनी ने जिहान को देखा, वो जो उफ़ के अंदाज से माथे को छू रहा था और उसे पेशानी मसलकर हाथ नीचे गिरा लिया। हाँ, वो हम डिनर कर रहे थे तो वो मिल गया था। है, हम चलते हैं। सी यू। वह हया को घूरकर सानिया को रास्ता देते हुए सामने से हटा। वो नाकतराना निगाहों से उन्हें जाते देख रही थी। तुम्हारे पास साबिर का नंबर है? मैं उसे कॉल करना चाह रहा था तो। हाँ ठहरू, तुम्हें सेंड करती हूँ। वो दोनों अपने अपने सेल फोन सामने की बातें करते बाहर निकल गए। वो सर पटक कर वापस कुर्सी पे बैठी। इस आदमी के साथ जिंदगी कभी भी फैंटेसी नहीं होगी, पहले से वो जानती थी, मगर अब इस बात पे यकीन भी आ गया रहा था। सब कुछ बहुत मुश्किल था और मुश्किल होगा भी, मगर खैर वो साथ तो थे। आहिस्ता आहिस्ता वो इस सब की आदी हो जाएगी, उससे खुद को तसल्ली दी। फिर दरवाजे की तरफ देखा। जरा सी चूड़ी खुली थी, वहां से मैरिज हॉल की रोशनियां, लोगों का रश, हंस से बोलते मेहमान, रंग, खुशबू सब नजर आ रहा था। उसके तने आसाब ढीले पड़ गए, लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। उसे कलाई घुमा कर देखी। बाहर एक नेकलेस ब्रेसलेट की सूरत उसमें पहना था और उसकी साइड पे खाली कुंडे में अब एक मोती झूल रहा था। श्याम मोती। वो सफ़ेद मोती नहीं बन सकी तो क्या हुआ? श्याम मोती बनने में भी कोई हर्ज नहीं था, कि फिर मोती तो वो होता है जिसकी कालक भी चमकती है। सुबह का दूधियापन इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे छाया हुआ था। गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद सुरमाई सड़कें अभी तक गीली थीं। उससे किचन की खिड़की का पर्दा हटाया। जाली से रोशनी और हवा अंदर झांकने लगी। ताजगी का एहसास। तभी दीवार में नस्ब ओवन खाना पकाने की घंटी बजाने लगा। वो आगे आई और ओवन का दरवाज़ा खोला। फिर दस्ताने वाले हाथ से ट्रे बाहर निकाली। पिघले हुए पनीर से सजा गरम गरम पिज़्ज़ा तैयार था। उसे चेहरा सरा झुकाकर सांस अंदर उतारी। हंसा, इश्तिहा अंगेज खुशबू। जिहान को पसंद आएगा, तारीफ नहीं करेगा, अलबत्ता थोड़ा खाएगा और उस पे भी कई दिन एक्सरसाइज का दौरानिया बढ़ाकर उन कैलोरीज को बर्न करने की कोशिश करता रहेगा। अपनी फिटनेस और सेहत के बारे में वो आज भी उतना ही कॉन्शियस है जितना 4 साल कबल उनकी शादी के वक्त था। उससे ट्रे अंदर धकेली और ओवन का ढक्कन बंद किया। अब जिहान ऑफिस से आ जाएगा, तभी वो उससे निकालेगी। साथ ही उससे पलट कर घड़ी देखी। अभी उसके आने में काफ़ी वक्त था। आज वैसे ही हया के सारे काम जल्दी ख़त्म हो गए थे। अब क्या करे? सबीन फूफो की किसी पुरानी दोस्त के बेटे की शादी थी, सुबह कराची गई हुई थी। वैसे यहाँ उनके अपार्टमेंट से अब्बा और ताया के घर ज़्यादा दूर नहीं थे। सो पहले उससे अम्मा की तरफ जाने का सोचा, फिर इरादा तर्क करके अपने कमरे में आ गई। जिहान और उसका बेडरूम बहुत नफासत मगर सादगी से सजा था। वो तो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, मगर जिहान वो ख़राब बेतरतीब चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करता था। उसके साथ रह रह कर वो भी बहुत कुछ सीख गई थी। हदीजा का कमरा गो के साथ वाला था, मगर वो भी इतनी छोटी थी कि बस 3 साल की। ये कमरा उसका भी था। इस वक्त भी वो कारपेट पे बैठी ब्लॉक्स को तोड़कर फिर से जोड़ने में लगी थी। टूटे ब्लॉक्स एक तरफ थे, जुड़े हुए एक तरफ। बेतरतीबी में भी तरतीब थी। बाप की तरह वो भी क्लटर नहीं फैलाती थी। हदीजा कुल क्या बना रही है? वो अलमारी की तरफ बढ़ते हुए उसे मुखातिब करके बोली थी। पट खोलकर उससे लैपटॉप का बैग निकाला और पलटकर अपनी बेटी को देखा, जो उसके सवाल पर सर उठाकर उसे देखने लगी थी। वो स्लीवलेस सुर्ख फ्रॉक में मलबूस थी, मगर नीचे से उससे कोहनी तक आती पिंक शर्ट पहन रखी थी। जराबे भी पिंक, नरम, गहरे भूरे बाल पोने में बंधे थे। जिहान उसके बाल कटवाने नहीं देता था,
उसे लंबे बाल पसंद थे, मगर सिर्फ हदीजा के। हदीजा की माँ के बालों के बारे में वो राय नहीं दिया करता था। गोरी गुलाबी रंगत, उठी हुई नाक और जिहान जैसी आंखें। वो जिहान ही की बेटी थी और जिहान को लोगों का हदीजा को उससे मिलाना बहुत पसंद था। उसे हया से सिर्फ अच्छा कद लिया था, मगर मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, इसका कद भी मुझ पे क्या है? वो शाने उचकाकर बेनियाजी से कहता था, नथिंग। हतीजा गुल ने जरा से शाने उचकाकर नफी में सा हिलाया और वापस काम में मगन हो गई। हया ने जब उसका नाम हतीजा गुल रखा था तो जिहान ने इतराज नहीं किया था। तुम अपनी पसंद का नाम रख लो, मैं जो भी नाम बताऊंगा आगे से कहोगी। अब इस नाम की अपनी पुरानी दोस्त का हुलिया भी बताओ, जिसकी याद में ये रखना चाहते हो। वैसे इतना गलत भी नहीं था वो। सो उसने अपनी बेटी का नाम हतीजा गुल रखा था, मेरी 3 बेहतरीन दोस्तों की याद में। हतीजा एक प्रीमेच्योर बच्ची थी, मगर सच शुक्र कि वो हमेशा सेहतमंद रही थी। सो उनके लिए वो वाकई हतीजा गुल थी, यानी वक्त से पहले पैदा हो जाने वाला गुलाम। अपने गुलाब को मुस्कुरा कर देखते हुए वो अलमारी का पट बंद करने लगी, फिर यकायक ठहर गई। जिस खाने से लैपटॉप बैग निकाला था, उसके पीछे लकड़ी की दीवार का रंग बाकी अलमारी से जरा हल्का लग रहा था। उस सजनबे से उसे देखते बैग नीचे रखा और हाथ बढ़ाकर पिछले लकड़ी को छुआ। कार्डबोर्ड था वो। उफ। उसे दबे दबे गुस्से से कार्डबोर्ड के टुकड़े को दाएं बाएं करने की कोशिश की और जरा सी मेहनत से वो एक तरफ स्लाइड कर गया। पीछे एक लॉकर था। चंद लम्हे वो हल्की से उस बंद तिजोरी को देखती रही, जिससे पता नहीं क्या था, और फिर कार्डबोर्ड की स्लाइड वापस जगह पर करके अलमारी बंद कर दी। इस घर में पिछले 4 सालों में कोई 400 खुफिया खाने तो वो ढूंढ चुकी थी। पता नहीं अब कितने तलाशना बाकी थे। जिहान से पूछना बेकार था। वो बहुत हैरान होकर आगे से कहता, अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं मालिक मकान ने इतने लॉकर्स क्यों रखे हैं। कभी बात करूंगा उनसे। हाँ, जैसे वो तो अपने शोर को जानती ही नहीं थी ना। खदीजा उसे महवियत के साथ ब्लॉक्स ऊपर रख नीचे जोड़ रही थी। वो लैपटॉप खोले बेड पे आ बैठी और ईमेल्स चेक करने लगी। साथ साथ वो खदीजा पे गाए बगाए नज़र भी डाल लेती थी। अभी यही फ्रॉक पिंक शर्ट के साथ पहनाकर पिछले ही हफ्ते वो अम्मा की तरफ गई तो अम्मा हंसवे आदत हफा होने लगी थी। इतनी सी बच्ची पे तो ये पर्दा नहीं लगता ना, तुम स्लीवलेस पहना दोगी तो क्या हो जाएगा हया। ऑफ कोर्स अम्मा, इस पे पर्दा लागू नहीं होता, मगर मैं इसे कोई ज़बरदस्ती का स्कार्फ तो नहीं उड़ा रही ना, सिर्फ आस्तीनें पूरी पहनाती हूँ। अम्मा, मैं नहीं चाहती किसकी हया मर जाए और वो इन चीज़ों की आदी हो जाए जो। और इससे आगे अम्मा नहीं सुना करती थी। वो आज भी हया के पर्दे की सबसे बड़ी मुखालिफ थी, लेकिन वो कहाँ परवाह करती थी। हाँ, किसी का दिल चीर कर तो हमने नहीं देखा होता, मगर वक्त और तजुर्बा ये अंदाज सा करना तो सिखा देता है कि कौन दिल से कुछ कह रहा है और कौन सिर्फ जुबान से। लैपटॉप की चमकती स्क्रीन उसके चेहरे को भी चमका रही थी। वो बहुत तवज्जो से अपनी ईमेल सीख रही थी। लंबे बाल आधे केचर में बंधे, आधे पीछे खुले कमर पे पड़े थे। चेहरा वैसा ही था, मलाई जैसा, और उसे लगता था वो इन 4 सालों में पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। मगर खूबसूरत की बजाय 3-4 और अल्फाज हैं मेरी लुगत में, मगर मैं कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। डाइनिंग टेबल पे ही एक रात उसके पूछने पे खाना खाते हुए जिहान ने बेनियाजी से कहा था। वो सुलग कर रह गई, अगर तुम्हारी ये लुगत किताबी शक्ल में दस्याब होती तो मैं उसे वाकई तुम्हें दे मारती जिहान। वो बहुत हफीज से बोली थी, मगर इस बात पे उसके साथ कुर्सी पे बैठी हदीजा ने अबरू तनकर नाराज़गी से बोला, नो हया। वो उसके आइडियल बाप को कुछ देर मारने की बात कर रही थी। वो कैसे बर्दाश्त करती, और बस उसकी आदत खुद ब खुद दम तोड़ गई। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो वो ठहर सी गई। उसकी आंखों में पहले हैरत उभरी और फिर अचनवा। वो मिस्र की यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस था जो उसकी दरख्वास्त पे उसे भेजा गया था, मगर ये दरख्वास्त उसे दी ही नहीं थी। क्या जिहान ने उसकी तरफ से अप्लाई किया था। वो उलझन भरी निगाहों से उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने लगी। वो अक्सर कहती थी क्या वो LLM करेगी। जिहान ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता था कि अपनी मर्जी है जो करो। तो क्या उसने, पता नहीं, मेल चेक करके उससे कलाई पे बंधी खड़ी देखी। जिहान के आने में अभी कुछ वक्त था। रिस्ट वॉच के साथ उसकी कलाई में वो ब्रेसलेट भी बंधा था और उसमें परोया श्याम मोती जो आज भी चमकदार था, सच्चा मोती। बस करो हतीजा, अब कुछ खा लो। वो लैपटॉप बंद करके उठी और बेटी के सामने से ब्लॉग समेटने लगी। हतीजा खाने के मामले में ज़रा चोर थी, बात बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी। ऐसी ही एक दफ़ा हतीजा बहुत बीमार थी और हया उसे कुछ खिलाना चाह रही थी।
मगर हतीजा ने हाथ मारकर प्याला गिरा दिया तो उसने बहुत गुस्से से कहा था, अल्लाह अल्लाह, बात क्यों नहीं मानती हूँ, मैं किधर जाऊँ? और हतीजा ने सुर्ख चेहरे और टुटवाई आंखों के साथ गुस्से से कहा था, जहन्नुम में जाऊँ। और वो बिल्कुल शल रह गई। बस वो आखिरी दिन था। फिर उसने अपना तकिया कलाम तर्क कर दिया था। बस अब और नहीं, बुरी आदतें हमें खुद बदलनी पड़ती हैं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही सही। हतीजा को किचन काउंटर पर बिठाकर उससे फ्रिज का दरवाज़ा खोला ताकि अंदर से खीरे निकाले, मगर दरवाजे की अंदरूनी तरफ वंडो के खाने में एक पोस्ट-इट नोट चिपका था। उसे नोट उतारा और सीधे होते हुए पढ़ा, लंच टाइम पे कबूतरों को याद करने में कोई हर्ज तो नहीं? लंच टाइम। उसे बेसाख्ता खड़ी देखी। लंच टाइम तो होने वाला था। अल्लाह अल्लाह, ये आदमी भी ना। चलो हतीजा, पापा के पास जाना है। उसे जल्दी से बच्ची को काउंटर टॉप से उतारा। पापा सुनकर उसके चेहरे पर सारे जहान की खुशी उमड़ आई। वो फौरन अंदर की तरफ दौड़ी। जब तक हया दरवाजे खिड़कियां बंद करके आई, वह हया का बड़ा सा पर्स कंधे पर लटकाए उसका अबाया घसीटती फर्श पे झाड़ू देती ला रही थी। थैंक्स, अपने जूते पहनो अब। उसे जल्दी से अबाया और पर्स उससे ले लिया। मादसन के कबूतरों का जिक्र पहली दफ़ा जिहान ने एक अल्तवी रेस्टोरेंट में किया था। उसके बाद से उस रेस्टोरेंट को कबूतरों के कोड नेम के साथ याद करते थे। लेकिन क्या था, अगर वो सुबह नाश्ते भी कह जाता कि लंच बाहर करेंगे, मगर नहीं, वो इंसानों की जुबान में बात ही कब करता था। सुबह से इतनी दफ़ा फ्रिज खोला, पता नहीं क्यों नजर नहीं पड़ी। उफ, आधे घंटे बाद वो अपने खरीद के स्याह अबाया में मलबूस हतीजा की उंगली थामे रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ रही थी। ऊपर आकर देखा, कोने वाला मेज खाली था। वो वहीं कहीं होगा, मगर जब तक वो बैठ नहीं जाएगी वो नहीं आएगा। वैसे वो इस तरह बाहर कम ही बुलाता था, लेकिन अब कोई ऐसी बात थी जो वो घर में नहीं करना चाहता था। हतीजा को मखसूस कुर्सी पर बिठाकर वो जैसे ही बैठी उसे वो सामने से आता दिखाई दिया। ग्रे कोट बाजू पे डाले, कफ मुड़े, टाई ढीली, चेहरा संजीदा और हमेशा की तरह हैंडसम। उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठते ही वो बोला था, मरहबा, क्या हाल है? फिर मोबाइल वॉलेट मेज पे रखते हुए उससे झुककर हतीजा के दोनों गाल बारी बारी चूमे। अपनी बहुत सी तुर्क आदत को वो तर्क नहीं कर सके थे। बाबा, यू नो व्हाट? हतीजा चेक कर जल्दी जल्दी उसे कुछ बताने लगी थी और वो तवज्जो से मुस्कुराते हुए सुन रहा था। आरी तो यकीनन आया की शिकायत थी। नहीं, वो मामा कहने का तकल्लुफ़ नहीं किया करती थी। वो वही कहती थी जो उसका बाप कहता था। जब ऑर्डर सर्व हो चुका तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, और सब ठीक है? तमीद कट करो जिहान, और अब बता भी चुको, क्या बात है? नहीं, इतना कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही। वो छुरी कांटे की मदद से स्टेक का टुकड़ा तोड़ते हुए लापरवाही से बोला था, बहुत खास बात है और घर पे नहीं हो सकती थी। ये फिक्र उससे कहा नहीं था, मगर हया तवज्जो से सही लाती उसको सुनते हुए खुद ही जहन में उसके अल्फाज सीख कोट कर रही थी। असल में मैं कुछ आगे का सोच रहा था मुझे आगे का असाइनमेंट मिल गया है और ऊपर से हुक्म आया है। कि कुछ दिन के लिए थोड़ा सा घूमने फिरने बाहर चला जाऊं। यानी ये 1-2 साल तो कहीं नहीं गए? हम्म। हया ने समझ कर सर हिलाकर उसे मजीद बोलने दिया। ज़्यादा दूर नहीं, बस करीब ही। मेल चेक की तुमने आज? हया ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और बोली कुछ नहीं। करीब यानी कि मिसर, वहीं से ईमेल आई थी ना तुम्हें? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो संजीदगी से उसको देखते हुए पूछ रहा था, तुम रह लोगी इतना अरसा? हया ने शाने जरा से उचकाए, जैसी तुम्हारी मर्जी। दिल अलबत्ता बहुत उदास हो गया था। तो बिलाहिर वो लम्हा आन पहुंचा था जब उसे एक फौजी की बीवी का किरदार करना था। घर रहकर बरसों इंतजार करने वाली बीवी का भतीजा बड़ी हो जाएगी और फिर पता नहीं वो कब अपने बाप को दोबारा देख पाएगी। जिंदगी भी बहुत गैर यकीनी चीज़ थी। भतीजा तो मेरे बगैर रह लेगी, मम्मी के साथ उसकी बहुत बनती है। वो भी हया की तरह शायद उसकी सोच को डिकोड करके बोला था। मगर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, जानता हूँ तुम मुझे मिस करोगी। उस तरह से मुस्कुराया, मैं तुम्हें मिस करूंगा, मैं क़यामत तक इस बात का इकरार नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर ये कि उससे प्लेट बड़े करते हुए हया को देखा। मैं एक ऐसा कवर बनाना चाह रहा हूँ जिससे मुझे शायद किसी यूनिवर्सिटी को कुछ अरसे के लिए पढ़ाना पड़े। तुम्हें भी आगे पढ़ने का शौक है, तो क्यों ना हम यूं करें कि हतीजा को मम्मी के पास छोड़ दें और तुम मेरी स्टूडेंट बनकर मेरी क्लास में इनरोल हो जाओ। यहाँ पे आकर उससे मुस्कुराहट दबाई। हाँ, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी करूँगा कि तुम मेरी सबसे ज़्यादा डांट खाने वाली स्टूडेंट होगी।
अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊँगी? वो ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोली थी, तुर्की के उन 5 माह की तरह एक दफ़ा फिर तुम ड्राइविंग सीट में होगे और हर चीज़ कंट्रोल करोगे। हाँ तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा आइडिया है, मगर थोड़ी-सी तब्दीली की गुंजाइश है। इस सारी में वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। हथेली थोड़ी तले रखे वो बहुत मुतमईन सी उसे देखते हुए कह रही थी, हम अपनी जगहें स्वैप कर लेते हैं। मतलब? बोल जाओ, मतलब कि मैं टीचर होंगी और तुम मेरे स्टूडेंट होगे। और हाँ, मैं इस बात की यकीन दहानी करूँगी कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा डाँट खाने वाले स्टूडेंट होगे। और तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊँगा? हाँ, क्योंकि इस दफ़ा मैं ड्राइविंग सीट में होना चाहती हूँ और तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 10 सेकंड है। उससे साथ ही खड़ी देखी, हया, वो झुंझलाया था। खदीजा ने सर उठाकर उसे देखा और फिर हया को, और फिर से जिहान की प्लेट से स्टेक के टुकड़े उठाने लगी। वो हमेशा उसी की प्लेट से खाती थी। डील? हया ने अब्रू उठाकर पूछा और दोबारा खड़ी देखी। वो ज़रा नाखुश सा लग रहा था। चंद लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर शायद उसे कोई अपना फ़ायदा नज़र आया था। तभी बोला, ओके, डील मगर उसे नैपकिन से होंठ थपथपाते हुए कहा, ये याद रखना कि तुम हमेशा मुझसे 2 कदम पीछे रहोगी। देखते हैं, मगर तुम ये याद रखना कि कुछ दिन बाद तुम मुझे मैडम कहोगे। जवाब में वो धीमी आवाज़ में हल्की से कुछ बड़बड़ाकर वॉलेट खोलने लगा। आया ने आसूदा मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खदीजा अभी तक उसकी प्लेट से खा रही थी। मिस्र, कायरो, यूनिवर्सिटी, कौन जाने कि इस नए सफ़र पे उसे उसकी बिछड़ी हुई दोस्त से वापस मिल जाए। कौन जाने कि आयशे और बहारें भी मिस्र में रहती हूँ। कौन जाने कि आयशे अब भी वैसी ही सादा और मस्वी सी हूँ, जबकि बहारें एक खूबसूरत टीनेज लड़की में बदल गई हूँ। जिहान को जॉब की वजह से उनसे रब्ता करने की इजाज़त ना थी, मगर हया ने अपने सामने मौजूद दोनों नफूस को देखते हुए सेहला मुस्कुराते हुए सोचा, मगर कौन जाने क्या हया ने उनसे रब्ता कभी तर्क ही ना किया हो, क्योंकि चीज़ें जितनी नामुमकिन होती हैं वो उतनी ही मुमकिन भी तो होती है ना। मगर कौन जाने। अदम, शुद्ध, उर्फ़े आखिर, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे इस कहानी के अख्ताम पे करना चाहती हूँ। जन्नत के पत्ते एक फ़र्ज़ी कहानी है और इसे फ़र्ज़ी समझकर ही पढ़ा जाए। अलबत्ता इसमें दिखाई गई तमाम जगह और मुकामात के नाम हकीकी हैं, सवाए ब्यूक अदालार के होटल ग्रैंड के। ये मेरा दिया गया नाम था और मैं नहीं जानती कि इस नाम का होटल अदालार में है भी या नहीं। यहाँ मुझे इन सत्तूर के ज़रिए सादिया अज़हर और निदा अली का शुक्रिया भी अदा करना है, जिन्होंने कांटों पे चलकर मोती बनने वालों के तसव्वुर को खूबसूरती से टाइटल में मेज़ीन दिया। जन्नत के पत्ते, चूँकि दरख्तों के पत्तों की तरफ इशारा नहीं करते, इसलिए मैं टाइटल में पत्ते नहीं दिखाना चाहती। इल्म और इरफान पब्लिशर्स की पूरी टीम का भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरी बहुत मदद और मुआयनत की। इसके अलावा लैला खान और हिना गुलरेज की मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने इस किताब की प्रूफ रीडिंग में मेरी बहुत मदद की। अल्लाह उन सबको अजर दे। और आखिर में जन्नत के पत्ते के फेसबुक पेज के उन हज़ारों मेंबर्स का शुक्रिया, जो इन 15 माह में मेरे साथ रहे, जब तक ये नावल शवा में छपता रहा, और जिनके इज़हार तशक्कुर के लिए अल्फाज कम हैं। निम्रा अहमद, मई 2013। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली हमारा जन्नत के पत्ते ख़त्म हो गया और मेरे हाल से ये मेरा वाहिद नावल था जिसे मैंने बहुत सुस्तियों के साथ ख़त्म किया है। सबसे पहले इसके लिए माज़रत, और जो इस नावल को साथ-साथ पढ़ते रहे हैं उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इस नावल को साथ-साथ पढ़ने के लिए और इतना सब्र और पेशेंस के लिए। मिलते हैं किसी अगले नावल में।